नमस्कार बच्चों, आज हम छठी कक्षा की पढ़ाई करने जा रहे हैं। देखिए, हमने स्वास्थ्य संपदा इस पाठ को शुरुआत की है। इसके लेखक है महात्मा गांधी जी। देखिए बच्चों, गांधी जी ने हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे तरीके से जानकारी बताई है, जो कि इस पाठ से हम पढ़ने वाले हैं। वे स्वास्थ्य को बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं। बच्चों, हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है, मतलब हम हैं तो पूरी दुनिया है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसी कारण हमारा स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए उन्होंने जो कुछ भी बताया है उसका हम अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं। साथ ही साथ वे सभी बातें हम ध्यान में भी रखने वाले हैं। और उन्होंने क्या क्या बताया हमने पिछली वीडियो में देख लिया है कि वे कहते हैं कि गुड़ का खाना कम करो या खाओ ही मत। उसकी कुछ आवश्यकता नहीं है हमारे लिए। अगर गुड़ की जगह पर आप शहद लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। शहद मतलब मधु, जो कि मधुमक्खियां तैयार करती है, वह शुद्ध शहद आप ले सकते हैं। अगर वह नहीं मिलता तो उसकी जगह पर आप अंगूर भी खा सकते हैं। मतलब शहद नहीं खाया तो भी चलता है, उसकी जगह पर आपको कितने भी महंगे अंगूर क्यों न मिले, वे अंगूर आप खा लीजिए, क्योंकि अंगूर जो है वे हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं, ऐसा भी कहते हैं। साथ ही साथ सिर्फ अंगूर ही नहीं, तो जिस मौसम में जो फल प्राप्त होते हैं वे फल खाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। फलों के साथ साथ वे दूध के बारे में भी बातें करते हैं। दूध की मात्रा बढ़ानी आवश्यक है, क्योंकि दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यहाँ तक हमने बच्चों देख लिया है। अब अगला हिस्सा देखते हैं, पन्ना नंबर 42, दूसरा परिच्छेद देख लीजिए। जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो तो ठीक ही है। जैतून मतलब ऑलिव तेल जो है वह, जैतून का तेल मतलब ऑलिव ऑयल, आपको पता है बच्चों। जैतून के तेल की जगह पर आप मक्खन लेते हो, यह ठीक ही है। मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते। मक्खन मतलब लोनी, दही से हमारी माँ छाछ बनाती है, और छाछ बनाते वक्त क्या आता है ऊपर, वो मक्खन होता है। और आप वो मक्खन खाते हो तो आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें विटामिन होते ही है। साथ में हरी सब्जी होनी चाहिए। साथ में सब्जियां, जो भी आप सब्जियां खाते हैं उसमें हरी सब्जी हो। हरी सब्जी हमारे लिए अच्छी है। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं। जो भी हमें आलू से मिलता है वो सब कुछ रोटियों से ही मिलता है, तो आलू खाने की जरूरत है ही, ऐसी बात नहीं है। इसी कारण मैं कह रहे हैं आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं। इनमें स्टार्च होता है। आलू में क्या होता है, स्टार्च होता है। तो तुमको स्टार्च की कम से कम जरूरत है, और जितनी होगी वह सब गेहूं से पूरी हो जाएगी। देखिए बच्चों, हमारे लिए जो स्टार्च की जरूरत होती है वह स्टार्च सब कुछ गेहूं पूरा कर देता है। और ये जो आलू है, आलू मतलब बटाटा, ये जो आलू है इससे भी हमें क्या मिलता है, स्टार्च ही मिलता है। तो ज्यादा स्टार्च खाने की कुछ जरूरत है क्या? नहीं। इसका मतलब आलू खाना ही चाहिए ऐसा नहीं है। उससे जो भी मिलता है वह हमें गेहूं से मिलता है, और गेहूं तो मतलब चपाती जो होती है, रोटियां जो होती है वह हम रोज खाते हैं। मतलब गेहूं हर रोज हम खाते हैं। इसी कारण वे कहते हैं स्टार्च की कम से कम जरूरत है, और जितनी होगी वह सब गेहूं से पूरी हो जाएगी। मक्खन दूध काफी है। इसके घटाने बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर है। देखिए, मक्खन और दूध भी काफी है। अब हम मक्खन कितने खाएं, दूध कितना पिए, यह सब किस पर निर्भर रहता है, हमारे वजन पर। हमारी ऊंचाई के अनुसार हमारा वजन तय होता है। अगर हमारा वजन उतना है तो ठीक है, वजन उतना नहीं है तो दूध और मक्खन की मात्रा बढ़ाओ ताकि आपका वजन बढ़ जाए। अगर वजन स्थिर है तो कितना खाना चाहिए यह हमें तय करना है। हमें उतना ही खाना चाहिए जितना कि वजन के अनुसार और लगता है। साथ ही साथ हमें हजम भी होता है। हजम होना मतलब पचन क्रिया।
देखिए क्या कह रहे हैं वे, इसके घटाने बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर है। किसके? मक्खन और दूध के। वजन के स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे तब तक मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। कितने अच्छे तरीके से बापूजी कह रहे हैं। वजन हमारा बढ़ाना है तो वजन बढ़ जाने तक और साथ ही साथ हमारे पेट को हजम होने तक हमें क्या करना है, यह दूध और मक्खन जो है उसकी मात्रा बढ़ाते रहना है। तो हम खाते हैं और हजम ही नहीं होता तो कुछ लाभ होगा उससे? नहीं, लाभ होने के बजाय हमें हानि ही होगी। हजम ही नहीं होगा तो और परेशानियां बढ़ जाएगी। इसी कारण बच्चों, जितना हमें चाहिए, जितना हमें हजम होता है उतना ही खाना आवश्यक है। तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, देखिए तरकारी मतलब सब्जी, और इन तब जितनी भी पूरी सब्जियां हैं उन सभी को हम तरकारी कहते हैं। तो तरकारियों में कौन कौन सी सब्जियां आती है देखो यहाँ पर, और कौन कौन सी अच्छी है यह यहाँ पर दी गई है। तरकारियों में लौकी, लौकी मतलब दूधी भोपड़ा, लौकी मतलब क्या? दूधी भोपड़ा। देखिए तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, जैसे कि फूलगोभी, फूलगोभी मतलब फ्लावर जिसे हम कहते हैं, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी मतलब गोभी, बिना बीज की सेम, सेम मतलब क्या? शेवग्याची शेंगा, बैंगन, बैंगन मतलब वांग। इन सब की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। देखिए अभी यहाँ पर जो भी सब्जियां बताई है, जैसे कि लौकी है, फूलगोभी है, पत्ता गोभी है, बिना बीज की सेम तथा बैंगन, इन सभी की गिनती किसमें होती है? अच्छी और हरी सब्जियों में होती है। तो इन सभी सब्जियों को हमें खाना चाहिए। बच्चों, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि उन्हें सब्जियां पसंद ही नहीं होती, और ऐसा हमें नहीं करना है। सभी प्रकार की सब्जियां हमें खानी चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य और भी अधिक अच्छा रह सके। आगे भी क्या कहते हैं, देखिए गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। चोकर मतलब क्या? चोकर मतलब आटा छानने के बाद बचा हुआ भाग, जिसे हम मराठी में चोता कहते हैं। माँ क्या करती है, जब भी गेहूं को पीस कर लाती है तो पिसा हुआ मतलब वह जो आटा है वह आटा छानती है। छानना मतलब चाळून घेणे। आई घेते ना चपाती करताना अगोदर, चपाती असो भाकरी असो, आई काही करते, पीठ चाळून घेते परातीमध्ये, बघताय ना तुम्ही। चाळून घेतल्यानंतर वरती खाली पीठ पडतं आणि वरती जे काही राहतं त्याला आपण मराठीमध्ये चोता म्हणतो, हिंदीमध्ये चोकर। देखिए अब गांधी जी क्या कह रहे हैं, गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। माँ जो भी यह चोकर निकाल कर बाहर फेंकती है वह गलत बात है। आप माँ को बता सकते हैं, अगर वह फेंकती नहीं तो अच्छी बात है, फेंकती है तो आप जरूर आप माँ को बताइए कि यह चोकर जो है बाहर फेंकने के बजाय उसी गेहूं के आटे में उसे मिला दो और सबके मिलकर रोटी बना दो या चपाती बना दो। क्योंकि हम देखते हैं बाजार में जो ओट्स होते हैं, ओट्स हम खाते हैं ना, महंगे होते हैं फिर भी उसे हम लाते हैं। तो वे ओट्स जो होते हैं बच्चों, वे क्या होते हैं? सभी जो धान्य है उनका चोकर होता है और उससे वे बनाए हुए होते हैं, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, ऐसा कहते हैं। तो हम सभी अनाज, सभी धान्यों का क्या करते हैं? चोकर खाते हैं। और हमने जो भी अच्छी तरह से देख कर पीस कर लाया हुआ जो भी धान है, मतलब गेहूं, उसका चोकर हम फेंक देते हैं और यह अच्छी बात नहीं है। उससे भी हमारे शरीर को स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यक है वही बातें मिलती है। इसी कारण गांधी जी कह रहे हैं उसे फेंकिए मत। गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। यदि गेहूं बिल्कुल साफ करके पिसा गया हो तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए। अब साफ सुथरा करके ही हम पीस कर लाते हैं ना,
तो फिर से उसे छानने की आवश्यकता है नहीं है। तो गांधी जी कह रहे हैं साफ सुथरा करके अगर हमने पीसा है तो उसे जिस तरह से लाया हुआ है उसी तरह से आप ले सकते हैं। फिर से छानने की या उसमें जो भी चोकर निकलता है उसे फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गया बच्चों? यह बात आप अपनी माँ को बता सकते हैं। देखिए आगे भी क्या कहते हैं, फल में ताजे अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेने योग्य है। देखिए उन्होंने तरकारियों के बारे में बताया, साथ ही साथ फलों के बारे में भी वे बता रहे हैं। फल में ताजे अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार। देखिए अंगूर मतलब द्राक्षे, अंगूर द्राक्षे पहले भी पिछली वीडियो में भी हमने देख लिया है। अंगूर शहद की जगह पर आप महंगे से महंगे अंगूर खा सकते हैं, ऐसा गांधी जी ने बताया है। तो फल में ताजे अंगूर हो, जो भी फल हो वे ताजे ही हो। मौसम्बी, संतरा, अनार, अनार मतलब डाली हो। सेब, सेब मतलब एप्पल, उसे आप सफरचंद कहते हैं। अनानास, अनानास मतलब अनानास। ये सभी फल जो है वे लेने योग्य हैं। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं उससे मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीजें नहीं मिला देनी चाहिए। देखिए हम क्या करते हैं बच्चों, एक साथ सभी चीजें मिला कर खाते हैं। जैसे कि दूध में बहुत सारे फल मिलाते हैं और उसे फ्रूट सैलेड कहकर खाते हैं बड़े चाव से। लेकिन हमें पता होना आवश्यक है कि ये सभी चीजें इकट्ठा करके हमें नहीं खानी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि हम दूध और केला एक साथ खाते हैं तो वह भी खाना नहीं चाहिए, वह हमारे सेहत के लिए हानिकारक ही होता है, जो कि हम बड़े चाव से खाते हैं। तो यहाँ पर गांधी जी ने भी हमें यही बताया है कि ये जो बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि फल है, सभी इकट्ठे कर मत खाइए। फल अकेला ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं। जो भी फल आप खाते हैं वही फल खाइए, उसके साथ दूसरा कोई या दूसरे फल मिक्स करके न खाइए, ताकि जो भी उस फल से आपको गुण मिलते हैं वह गुण अधिक मात्रा में मिल सके। भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है। देखिए ये जो फल है, ये फल आप भूखे पेट खाते हैं तो ये बात सर्वोत्तम ही है। अंग्रेजी में कहावत भी है कि सुबह का फल सोना है और दोपहर का चांदी। अंग्रेजी में क्या कहावत है बच्चों? सुबह का फल सोना है, मतलब आप सुबह सुबह फल खाते हो तो बहुत अच्छी बात है, हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। और दोपहर के वक्त खाते हैं तो चांदी है, मतलब सुबह खाओ या दोपहर खाओ चलेगा। इसलिए पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए। सुबह का चांदी है, मतलब सुबह दोपहर से भी अच्छा समय है। इसी कारण आप सुबह सुबह खाली पेट अगर एक फल खाते हो तो बहुत ही अच्छा है। क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? गांधी जी पूछ रहे हैं हमें, क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? आप पीते हैं क्या? हाँ मैं तो पीती हूँ, आप अगर नहीं पीते तो पीते जाओ। देखिए सुबह गर्म पानी पियो तो हर्ज नहीं। तुमको 24 घंटों खुली हवा में रहने की इजाजत मिल सकती हो तो लेनी चाहिए, गर्म पानी पिया करो। अगर गर्म नहीं चाहिए तो ठंडा हो तो भी चलता है, लेकिन सुबह सुबह पानी पिया करो। 1 गिलास तो आपको पानी पीना आवश्यक है। साथ ही साथ वे कह रहे हैं कि अगर आप 24 घंटे खुली हवा में रहते हैं तो और भी अच्छी बात है। खुली हवा में रोज धीरे धीरे प्राणायाम कर सको तो और भी अच्छा है। प्राणायाम है ना, योगासन, योगा आपको पता है। उसके बाद प्राणायाम, प्राण जो है हमारे उसके अनुसार जो भी हम व्यायाम करते हैं उसे प्राणायाम कहते हैं, है ना। मतलब अपने श्वास पर नियंत्रण रखने वाले जो भी व्यायाम प्रकार होते हैं वे होते हैं प्राणायाम। वही जो प्राणायाम है आप खुली हवा में करते हैं तो और अधिक अच्छा है। आगे देखिए वे क्या कहते हैं, रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रात के वक्त जो ठंडी होती है उस ठंडी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कंबल गले तक अच्छी तरह से ओढ़ लिया करो, है ना। हम ओढ़ने बिछाने के लिए कुछ कंबल या और भी कुछ साधन होते हैं, ब्लैंकेट वगैरह, चादर जो होती है वो हम रखते ही हैं।
तो उसे कब कहाँ तक ओढ़ लो, अपने गले तक। देखिए कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो तो सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लो और फिर कोई हानि नहीं। जो भी हमारा सिर है इसे कपड़े से ढक लो, बांध लो और कंबल अपने गले तक ही रखो। रात में कितनी भी सर्दी हो, मतलब कितनी भी ठंडी पड़ी हो, तो कोई भी आपको मतलब किसी भी तरीके से उस सर्दी से हमें हानि नहीं पहुंचेगी। इसी कारण वे ऐसा कह रहे हैं, 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए, यह अति आवश्यक है। फेफड़ों में, फेफड़ा पता है आपको, इन फेफड़ों में अगर शुद्ध से शुद्ध हवा हमारे सांस से अंदर जाए तो बहुत ही अच्छा है और वह अति आवश्यक भी है। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको उतना रखना चाहिए। देखिए सुबह सुबह जो कोमल किरणें धरती पर आती हैं, उन किरणों को हमें हमारे शरीर पर लेना आवश्यक है। हाँ, उस वक्त जितना हो सके उतना हम अच्छी तरह से अपने शरीर पर, मतलब कपड़े पूरी तरह से पहन लिए हैं, सभी और ढक लिया है और बाद में हम जाकर उस धूप में खड़े हैं, तो यह नहीं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन बच्चों को हम क्या करते हैं, उन्हीं कोमल किरणों में वैसा ही लेटा रखते हैं ताकि सब कुछ किरणें उनके शरीर को मिल जाए। डी जीवन सत्व में मिलता है। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सके उतना रखना चाहिए। माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल रही है, वहाँ जो साथी रहते हो और जो आवे सो हम तीनों का यथायोग्य आशीर्वाद पावे। बापू जी के आशीर्वाद। इस तरह से बच्चों बापू जी ने अपना ये जो खत है वह पूरा कर लिया है। जमुना लाल को अपने स्वास्थ्य के संबंधी बहुत ही अच्छे तरीके से बातें बता दी है, जो कि हम भी अच्छी तरह से सीख रहे हैं। बापूजी ने बताए हुए सभी बातों को हम ध्यान में रखेंगे और हमारा भी स्वास्थ्य बिल्कुल ही हम अच्छा रखने की कोशिश करेंगे। जो भी खाना है उसकी ओर ध्यान देंगे, साथ ही साथ जो भी उन्होंने व्यायाम बताया हुआ है वह भी करने की कोशिश जरूर करेंगे। बच्चों, आशा है कि आप अच्छी तरह से यह समझ गए होंगे। इस पर आधारित प्रश्न जो हैं किस तरीके से पूछे जाते हैं यह हम देखेंगे अगली तासिका को। धन्यवाद।